Hello, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am also co-convener in Indian Medical Association. I am the author of 45 medical books, including one book by the name of the 50 Shades of Health Institutions. That is a NEET PG counseling manual. You people can follow it. आज हम बात करेंगे ENT एज अ ब्रांच. लास्ट 20 डेज में सिंस द नीट पीजी रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर काफ़ी क्वेरीज मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम एंड फेसबुक मैसेजेस पे आए थे रिगार्डिंग द ब्रांच सिलेक्शन एंड ऑल. स्पेशली आई एम ENT सर्जन, सो माय फर्स्ट वीडियो इज ऑन ENT एज अ ब्रांच. जैसा कि आप सबको पता होगा, हर ब्रांच के कई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको ब्रांच सिलेक्शन के समय ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा आप अपॉर्चुनिस्टिक ना हो कि आपका इंटरेस्ट है जनरल सर्जरी में बट अभी आपका रैंक अच्छा आ गया तो आप रेडियो उठा लो. ऐसा कभी मत करना. हमेशा अपने पैशन को फॉलो करिए. जिस ब्रांच में आपको काम न लगे वो ब्रांच चूज करो. और बाय द एंड ऑफ द MBBS स्पेशली इंटर्नशिप कंप्लीट होने तक सबको इसका आइडिया लग जाता है कि उसको कौन सी ब्रांच में मजा आता है. मीन्स काम नहीं होता, क्योंकि रेजिडेंसी में स्पेशली इनिशियल पार्ट ऑफ रेजिडेंसी शुरू की 1.5 साल आपको ऐसे काम करना पड़ेगा कि आपका 70% टाइम 70 to 80% टाइम आपके क्लिनिकल सेटिंग्स में, मतलब OT वार्ड एंड OPD में ही जाएगा. तो आपको मतलब आपका जब मोस्ट ऑफ द दिन का 16 घंटे 15 घंटे जा रहे हैं आपके हॉस्पिटल में, वर्क प्लेस पे, तो आपको वो ब्रांच चूज करना पड़ेगा जिसमें आपको काम ना लगे, मतलब यू एंजॉय दूस थिंग्स. सो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी रखें. दूसरी चीज लोग पूछते हैं कि वेदर दे शुड गो फॉर बिगर सिटीज और स्मॉल सिटीज, Tier 1 Tier 2, मतलब क्या चूज करें. तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट एक जनरल रूल है कि बड़े शहरों में फैसिलिटीज ज़्यादा होती है, केसेस ज़्यादा अच्छे आते हैं, ट्रेनिंग अच्छी होती है. तो ऑलवेज लुक फॉर मेट्रो सिटीज़, अगर आपको वहाँ इंस्टीट्यूट्स मिल जाए. फिर कुछ लोग पूछते हैं कि वेदर दे शुड गो फॉर MS DNB और डिप्लोमा. सो ये मतलब नेचुरली है कि MS ऑलवेज प्रेफरेबल है, क्योंकि DNB अभी भी इवॉल्व हो रहा है. व्हाट आई मीन बाय इवॉल्व हो रहा है कि जो DNB कोर्स है, DNB कोर्स है, उसमें क्या है कि काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस लगे हुए हैं DNB कोर्स के साथ, जो लोगों को नहीं पता होता. सो अगर इफ़ यू आर गेटिंग MS इन द ब्रांच, सपोज यू वांट टू ज्वाइन ENT और आपको MS मिल रहा है तो प्रीफर MS. अगर आपको DNB MS नहीं मिल रहा है तो नेचुरली आप DNB ज्वाइन करिए. बट क्योंकि उसमें कई टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कि अगर आप टीचिंग इंस्टीट्यूट से DNB करते हो तो वो MS के इक्विवेलेंट होगी. सो ऑलवेज प्रेफर MS. अगर आप कंपेयर कर लो, अगर आप मेट्रो में MS मिल रहा है तो ऑलवेज गो फॉर MS. Tier 1 में MS मिल रहा है, मेट्रो में DNB मिल रहा है तो Tier 1 का MS लो. हाँ, बहुत पेरीफेरी में MS मिल रहा है और आपको अच्छे सिटी में DNB मिल रहा है तो नेचुरली आप DNB लो. एक कैवियट होता है कि जो DNB होते हैं, DNBs को इफ़ दे वांट टू बी द फैकल्टी इन मेडिकल कॉलेज तो हर्डल्स आती हैं, क्योंकि टीचिंग इंस्टीट्यूट में जिनकी MS होती है उनका एकेडमिक एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा होता है, उनका टीचिंग इन्वायरमेंट शुरू से रहता है, मतलब दे आर इन अ हैबिट टू टीच अंडर ग्रेजुएट्स एंड ऑल. ये जो चीज़ें होती है वो काफ़ी अच्छी होती है. सो यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद दीज थिंग्स. सो ये बेसिक रूल है. इसके बाद आप ब्रांच के बारे में बात करेंगे तो ENT लोग काफ़ी लेते थे ENT को एज अ टर्मिनल ब्रांच, मतलब जो आगे नहीं पढ़ना चाहते थे. आप जनरल सर्जरी जनरल मेडिसिन लोगे, सो उसके बाद आपकी जो स्पेशलाइजेशन होती है वो काफ़ी MCH या DM करना होता है आपको कंसर्न ब्रांच में आपकी. लेकिन ENT में आप MS के बाद MS के बाद जो फेलोशिप होती है, MS ENT या DNB ENT के बाद आप फेलोशिप करके अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो. सो एक ये इशू है. बट आजकल क्या है कि MS के बाद भी ये MCH आ गया है. सो जो ये एडवांटेज है वो थोड़ा डाइल्यूटेड हो गया है, बट स्टिल आप MS के बाद फेलोशिप करके अच्छी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो. इसके बाद जो MS के बाद फेलोशिप्स होते हैं, काफ़ी फेलोशिप्स होते हैं. कॉक्लियर इम्प्लांट में होते हैं, स्कल बेस्ड सर्जरी में होते हैं, मिडिल ईयर सर्जरी में होता है. ये सर्जिकल फेलोशिप्स है. फेशियल प्लास्टिक्स होता है, आप फेशियल प्लास्टिक्स कर सकते हैं. और फेशियल प्लास्टिक्स के बाद और भी कुछ ऑप्शन होता है. नॉन सर्जिकल जो फेलोशिप्स होता है वो एलर्जी एंड वर्टाइगो. ये दो चीज़ हैं जो काफ़ी कॉमन नॉन सर्जिकल है. जिनको मतलब सर्जिकल इंटरेस्ट नहीं है
वो ये करके अच्छी प्रैक्टिस चला सकते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अनिर्बान सर, ही इज़ अ फेमस न्यूरोलॉजिस्ट। और एलर्जी में भी काफ़ी अच्छे लोगों का, डॉक्टर सारिका वर्मा मैम का नाम है इन नॉर्थ इंडिया, काफ़ी अच्छा नाम है। इसके अलावा साउथ में श्रीनिवास सर का है न्यूरोटोलॉजी में। इंदौर में भी कुछ कुछ डॉक्टर्स हैं ईएनटी वाले जो बहुत फेमस हैं, मतलब दे आर रिनॉन्ड इन एलर्जी। तो आप वैसे भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, या इफ़ यू वांट टू डू मेडिकल एंड सर्जिकल तो आप पर्टिकुलरली कर सकते हो कि आप ऑटोलॉजी प्रैक्टिस करो, साथ साथ एलर्जी के क्लिनिक्स चलाओ वंस और ट्वाइस इन अ वीक, तो ये कर सकते हो। और एक ये एडवांटेज है ईएनटी एज ए ब्रांच में कि 9 to 4 टाइप जॉब आप चूज कर सकते हो, कि आप इलेक्टिव ओपीडी इलेक्टिव ओटी चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा इमरजेंसी आएगी, और आपकी फ्लरिशिंग प्रैक्टिस हो गई। ये एक एडवांटेज है जो ईएनटी और ऑप्थेल जैसी ब्रांच हमें देती है। इसके बाद होता है कि तो स्पेशली वो फीमेल्स जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहती हैं, फैमिली को टाइम देना चाहिए, उनके लिए एक अच्छा ब्रांच है। बट दिस इज नॉट अ कंडीशंस, यू शुड मीन्स प्रायोरिटाइज योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो इक्वली। सो दिस इज वन थिंग। इसके बाद अर्निंग की बात आती है, तो अगर पोस्ट पीजी जो अर्निंग आप देखोगे गवर्नमेंट सेटअप में 1.5 लाख टू 4 लाख की अर्निंग हो जाती है बेस्ड ऑन हाउ सीनियर यू आर। और प्राइवेट प्रैक्टिस में 2 to 5 लाख की अर्निंग बहुत इजीली ईएनटी जैसी ब्रांच में आप थोड़ा सा, प्लस अर्निंग डिपेंड्स ऑन कि हाउ यू, मतलब अर्निंग इज नॉट डजंट डिपेंड ऑन कि आप कौन सी ब्रांच में हो वगैरह, हर ब्रांच में अर्निंग होती है, बट अर्निंग डिपेंड्स ऑन कि आप कितने स्किल्ड हो, आपको अपने आप को मार्केट करने में, अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करने में, पेशेंट के साथ कैसा बॉन्ड बनाते हो, लोकली कैसे फेमस हो, आप मीडिया का कैसे इन्वॉल्व कर रहे हो अपने आप को एक पर्टिकुलर फेमस करने में। तो दीज आर थिंग्स, वो बहुत अलग स्किल्स हैं। हम कभी उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में देनी चाहिए। जैसे आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, सोशल मीडिया से हम अपने पेशेंट बेस में पहुंच सकते हैं काफ़ी अच्छा। हर फेमस डॉक्टर का अपना यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल होता है जिसके थ्रू वो अप्रोच करता है। तो दिस इज वन थिंग। प्लस ईएनटी जैसी ब्रांच बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, नॉट लाइक कि आप गायनी जैसे काफ़ी बिजी रहोगे। तो ये बहुत अच्छा है, आप एज अ ऑथर काम कर सकते हो, एज अ फैकल्टी काम कर सकते हो, और अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो। आई नो मेनी ईएनटी सर्जन हु आर स्टैंड अप कॉमेडियन, काफ़ी ईएनटी सर्जन्स हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मतलब they are earning more as a stand-up comedian than they are actually doing practice, and they are earning more than 10 to 15 lakh per month। और मैं ऐसे काफ़ी ईएनटी सर्जन्स को जानता हूँ। जैसे रोबोटिक्स में बहुत अच्छा रोल है। आई नो अ वेरी गुड रोबोटिक सर्जन, शी इज़ नॉट डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस, शी इज़ डूइंग कॉर्पोरेट जॉब, और कॉर्पोरेट जॉब से शी इज़ अर्निंग 15 lakh per month। So though she is senior, she is of 45-50 years age, but she is earning। So any branch has the potential to fetch you a lot of money, और money should be one criteria। ऐसा नहीं है कि we should be of मतलब money is one of the very important indicator of indicating the professional success। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आप देखोगे हमारे हेल्थ मिनिस्टर, अभी जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे वो ईएनटी के थे। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में एमएस आप देखोगे हेल्थ मिनिस्टर होता है, डीएनबी के जो नेशनल हेड होते हैं वो ईएनटी के थे अभी। सो मतलब ईएनटी वाले लोग, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बाकी ब्रांच के लोग नहीं कर सकते, बट ईएनटी में मैंने ये देखा है कि दे आर कुछ ना कुछ उनके पास स्किल्स होती है कि दे आर मोर मीन्स they are easily getting to administrative post and all, so that is one domain you can think of। इसके बाद होता है कि हाँ, एक ईएनटी और न्यूरो सर्जरी जो दोनों ब्रांच है रिलेटेड है, और जैसे ईएनटी में माइक्रो सर्जरीज है, ईएनटी या न्यूरो सर्जरी में माइक्रो सर्जरी है, उसका लर्निंग कर्व थोड़ा ज़्यादा होता है, टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है आप नहीं सीख पाओगे। आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम वेरी गुड इंस्टीट्यूट, जो कि ईएनटी की टॉप 5 इंस्टीट्यूट में आता है। तो उसमें ये होता है कि जब मैं ईएनटी ज्वाइन किया था मुझे भी लगता था कि बहुत डिफिकल्ट है, मैं कैसे सीखूंगा, कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि माइक्रो सर्जरीज होती है, ओपन सर्जरीज बहुत कम ही होती है ईएनटी में, मोस्टली माइक्रो सर्जरी होती है। तो बट विद टाइम वी लर्न ना, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, सब कुछ आप सीख जाओगे। इफ़ यू हैव क्रैक दिस एग्जाम देन यू कैन डू ईएनटी ऑल्सो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद एक और होता है कि आप अगर जनरल ओपीडी, कोई भी जनरल ओपीडी के देखोगे ना, 40 to 50% जो पेशेंट होते हैं ना वो ईयर नोज थ्रोट रिलेटेड होते हैं। सो यू विल बी, मतलब कि आपके पास पेशेंट बेस बहुत अच्छा होगा, आप अपने आप को कैसे मार्केट करते हो, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये कर लेते हो तो एज अ ईएनटी यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। मतलब कि
यू विल बी मीन टायर्ड ऑफ अर्निंग मनी, ये वाला सिचुएशन हो जाता है। एंड दिस हैज़ बीन विद मेनी ईएनटी सर्जन्स। सो इट ऑल डिपेंड ऑन कि कितने अच्छे लोग आते हैं, कितने अच्छे IQ और कितने अच्छे एनालिटिकल लोग आते हैं इस फील्ड में, वो प्रॉपरली बेनिफिट रीप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे जगह सेटल होना चाहते हो या ऐसे जगह से हो जहाँ पे क्लाइमेट ह्यूमिड है, जैसे मुंबई, इफ़ यू आर इन मुंबई यू शुड टेक ENT। बहुत बड़ा मार्केट है मुंबई में ENT सर्जन्स का, बहुत बड़ा पेशेंट बेस होता है। और अगर एक और चीज़ है कि ENT के बाद क्या क्या MCH कर सकते हो, तो यू कैन डू MCH इन प्लास्टिक सर्जरी, यू कैन डू MCH इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, यू कैन डू MCH इन हेड एंड नेक, एंड यू कैन डू MCH इन न्यूरो सर्जरी ऑल्सो। तो ये डोमेन होता है। इफ यू वांट टू बी न्यूरो सर्जन, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू यू। इसके बाद क्या कॉन्स होता है, तो आप देखोगे कोई भी ENT है, माइक्रो सर्जरीज होती है, तो इस पर आप सेटअप लगाते हो तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन प्रैक्टिस जैसे करते हैं तो बहुत मिनिमल सेटअप में हम काम कर लेते हैं। और जनरली ENTs जितने बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो मेट्रो सिटीज़ में या Tier 1 सिटीज़ में होते हैं। पेरीफेरी में ENT के सक्सेस के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि पेरीफेरी में उतना आपके पास मार्केट नहीं आएगा कि आप इतना एक्सपेंसिव सेटअप लगा पाओगे। हॉस्पिटल लगा रहा है तो इट्स गुड। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द ENT, मतलब जो आपको जानना चाहिए बिफोर मेकिंग अ इन्फॉर्म चॉइस ऑफ ब्रांच सिलेक्शन ENT एज अ करियर। बट आई एम इनटू दिस फील्ड फॉर लास्ट 4 years और दिस इज वेरी रिवार्डिंग फील्ड। मीन्स यू कैन गेन मीन्स यू कैन हैव अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल होता है, सीखते टाइम थोड़ा एफर्ट लगता है, और एक्चुअली दिस इज़ अ लर्निंग फेज। और एक और चीज़ है, जो सर्जिकल डोमेन ये प्रोवाइड करता है ENT बहुत डाइवर्स होता है। आप ईयर सर्जरी से लेटरल स्कल बेस जा सकते हो, और नोज सर्जरी, फेस वगैरह के स्कल बेस सर्जरी में जा सकते हो। इसके साथ साथ आप फेशियोप्लास्टिक्स कर सकते हो, हेड एंड नेक में कर सकते हो, थायराइड कर सकते हो, पैरोटिड कर सकते हो। तो बहुत डोमेन प्रोवाइड करता है वो बहुत डाइवर्स करता है। होप दिस वीडियो हेल्प यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन contact us by clicking the link, and if you want to get a broad knowledge of all branch pros and cons of all branch, you can follow my book by the name of 50 Shades of Health Institutions, which is available on Amazon, Flipkart and Instamojo. You can buy the book by clicking the link in the description. Thank you. We'll come with all the pros and cons sections of all the branch in the coming time. Stay tuned. Follow my videos on the YouTube. Thank you.